हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रिक्शन की। बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन फिजिक्स का, जिसमें हमने थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा कवर कर लिया था और प्रीवियस वीडियोस में हमने एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स की बात करी थी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा पॉज करते हुए हम आज एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फ्रिक्शन, जिसको अभी तक हमने कवर नहीं किया है। फ्रिक्शन भी पढ़ेंगे और साथ साथ में एक डाउट भी क्लियर करेंगे जो कि एक बच्चे ने पूछा है रिगार्डिंग बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। सो वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, मैं हूँ विभूति खरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो फ्रिक्शन के साथ। भाई फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन भी का फोर्स ही होता है that resists motion when the surface of one object comes in contact with the surface of another। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन भी एक फोर्स ही होता है जो क्या करता है, मोशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट एक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि मोशन अगर हो रहा है राइट डायरेक्शन में, टूवर्ड्स अगर राइट जा रहा है, मोशन हो रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? टूवर्ड्स लेफ्ट। तो फ्रिक्शन क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स जो कि मोशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट में एक्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो मोशन को अपोज करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि मोशन हो। कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाए, उसको रोकने के लिए वो क्या करेगा? उसका जो मोशन का डायरेक्शन होगा उसके ऑपोजिट में लग जाएगा क्या? फ्रिक्शन फोर्स। अब सवाल ये आता है कि फ्रिक्शन फोर्स लगाता कौन है? प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस की। तो हमने देखा था कि जब हम वॉक करते हैं, वॉक करते टाइम ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होता है। क्यों? जब हम वॉक करते हैं तो उसमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस काम आते हैं। ग्रेविटी क्या है? वर्टिकल फोर्स है। तो जब हम वॉक करते हैं तो हम अपने पैरों से अर्थ को या ग्राउंड को पीछे की तरफ धक्का देते हैं। इसे हमने बोला था एक्शन। रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन जब अर्थ भी हमको एक्शन के आंसर में एक फोर्स एक्सर्ट करे जिसके कारण हम आगे बढ़ जाते हैं, उसे हमने बोला था रिएक्शन। तो एक्शन और रिएक्शन के हेल्प से ही हम चल पाते हैं, स्विमिंग कर पाते हैं, इवन रॉकेट तक जो है लॉन्च हो जाता है। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में एक्शन और रिएक्शन फोर्स की बात करी थी। सवाल ये उठता है कि ये फ्रिक्शन लगाता कौन है? हमें ये समझ में आ गया कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो तब एक्सर्ट होगा जब मोशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट में ये एक्सर्ट होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मोशन हो। अब सवाल ये आता है कि किसने एक्सर्ट किया? तो भाई देखो, इसको समझने के लिए एक और चीज़ ज़रूरी है कि फ्रिक्शन क्या है। एक है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब क्या? कि जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे तभी फ्रिक्शन लगेगा। इवन जब हम वॉक करते हैं तो भी फ्रिक्शन लगता है। कौन लगाता है? ग्राउंड लगाता है। क्यों? अगर हम वॉक कर रहे हैं टुवर्ड्स राइट तो ग्राउंड कहाँ लगाएगा फ्रिक्शन फोर्स? ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्यों लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स? क्योंकि मेरे पैर ग्राउंड के कांटेक्ट में हैं। अभी मैंने आपको बताया कि फ्रिक्शन क्या है? एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है। कब लगेगा? जब दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में आएंगे। मेरे फीट ग्राउंड के कांटेक्ट में थे जब मैं वॉक कर रही थी, इसीलिए किसने लगाया है? ग्राउंड ने लगाया है फ्रिक्शन फोर्स। कहाँ? मेरे मोशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं चाहता कि मैं आगे की तरफ वॉक कर पाऊँ। इतना क्लियर है? तो कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कांटेक्ट में आते हैं तभी वो फोर्स एक्सर्ट किए जाते हैं। फ्रिक्शन फोर्स उसी का एग्जाम्पल है। इज दैट क्लियर? अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज यहाँ पे रखा हुआ है एक टेबल के ऊपर मैंने रखा एक ब्लॉक। ठीक है, ये एक टेबल है और ये है क्या? एक ब्लॉक। अच्छा, जब मैं वॉक कर रही हूँ तो ग्राउंड मेरे ऊपर फ्रिक्शन लगा रहा है। अगर मैं वॉक हवा में कर रही हूँ तो मैं ग्राउंड को टच ही नहीं कर रही हूँ, तो क्या फ्रिक्शन लगेगा? फ्रिक्शन ग्राउंड एक्सर्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पैर अब ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं है। जब मैं वॉक कर रही थी ग्राउंड पे तो मेरे जो फीट हैं वो ग्राउंड के कांटेक्ट में थे, इसलिए ग्राउंड ने फ्रिक्शन फोर्स लगा दिया। लेकिन अगर मैं हवा में वॉक कर रही हूँ तो ग्राउंड फ्रिक्शन एक्सर्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पैर ग्राउंड के कांटेक्ट में है ही नहीं। लेकिन हाँ, अब एयर जो है ना फ्रिक्शन लगाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? एयर रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर मैं हवा में वॉक कर रही हूँ तो ग्राउंड नहीं फ्रिक्शन लगा पाएगा क्योंकि मेरे पैर ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं है। लेकिन अब मैं एयर के कांटेक्ट में तो आ गई हूँ तो एयर लगाएगा फ्रिक्शन। मतलब अगर मैं हवा में इस तरफ जाना चाहूँगी तो एयर कहाँ फोर्स लगाएगी? पीछे की तरफ लगाएगी।
इतना समझ में आया? इसे हम क्या कहते हैं? एयर रेजिस्टेंस कहते हैं। चलो, हमारे पास रखा है एक ब्लॉक, ठीक है, एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर रखा है मैंने एक ब्लॉक को मैंने इस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन मैंने क्या किया? पुश किया, उसको धक्का दिया। तो अब ये जो टेबल है, टेबल लगाएगी फ्रिक्शन फोर्स। किस पे लगाएगी? किस डायरेक्शन में लगाएगी? टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन। ब्लॉक रखा हुआ था, उसको मैंने धक्का दिया, कहाँ? राइट डायरेक्शन में। फिर क्या आएगा? फ्रिक्शन फोर्स आएगा। क्यों आया फ्रिक्शन फोर्स? क्योंकि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स या दो सरफेसेस कांटेक्ट में आ गए। कौन कौन से सरफेसेस कांटेक्ट में आए हैं? एक तो बॉक्स का जो सरफेस है वो आया है, किसके कांटेक्ट में आया है? तो हम बोल रहे हैं कि टेबल के सरफेस के कांटेक्ट में आया है। बॉक्स का सरफेस आया किसके कांटेक्ट में? टेबल के सरफेस के कांटेक्ट में। इसलिए क्या एग्जर्ट हो गया? कांटेक्ट फोर्स एग्जर्ट हो गया, दैट इज फ्रिक्शन। किसने एग्जर्ट किया है? टेबल ने एग्जर्ट किया है। कहाँ किया है? बॉक्स के मोशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट में। इतना क्लियर है? तो सवाल जो ये था कि फ्रिक्शन कौन एग्जर्ट करता है, तो फ्रिक्शन वो सरफेस एग्जर्ट करता है जिसके अक्रॉस आप किसी ऑब्जेक्ट का मोशन करा रहे हो। मैं ग्राउंड पे चल रही थी, यानी कि मेरा मोशन किसके अक्रॉस था? ग्राउंड के अक्रॉस था, इसलिए ग्राउंड ने फ्रिक्शन फोर्स लगाया। यहाँ पे जो टेबल जो बॉक्स है वो किसके अक्रॉस, किस सरफेस के अक्रॉस मूव कर रहा था? टेबल के सरफेस के अक्रॉस मूव कर रहा था, इसीलिए टेबल ने लगाया है फ्रिक्शन फोर्स। इतना क्लियर है? तो फ्रिक्शन के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। इनफैक्ट हमने 8th में भी फ्रिक्शन पढ़ा है। अब एक बार आपको फ्रिक्शन फोर्स समझ में आ गया कि ये क्या होता है? मोशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट में लगेगा, मोशन को अपोज करेगा। इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। कब लगेगा? जब दो सरफेसेस कॉन्टैक्ट में आते हैं। अब सवाल ये होता है कि फ्रिक्शन लगता कैसे है? क्यों ऐसा होता है कि जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में आते हैं तो फ्रिक्शन लग जाता है? इसका रीज़न ये है कि सरफेस पे होती है इरेगुलरिटीज़। इरेगुलरिटीज़ मतलब कि अब यहाँ तो आपको एक टेबल दिख रही है और यहाँ पे दिख रहा है आपको ब्लॉक। टेबल का सरफेस भी कैसा है? काफ़ी स्मूथ है। उस पर आप हाथ फिराओ तो इजीली आपका जो हाथ है वो उसके ऊपर स्लाइड कर जाएगा। कहीं भी आपको फील नहीं होगा कि सरफेस जो है अनइवन है, ऊपर नीचे है। सिमिलरली जो ब्लॉक है, मेरा बॉक्स है, उसका भी सरफेस कैसा है? काफ़ी स्मूथ है। उस पर भी अगर आप अपना हाथ फेरोगे तो आपको बहुत स्मूथ टेक्सचर फील होगा। कहीं भी आपको नहीं लगेगा कि जो ब्लॉक है उसका सरफेस जो है उसमें कुछ अनइवननेस है, ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा। देखने में तो बहुत ही स्मूथ सरफेसेस लग रहे हैं, लेकिन फिर भी फ्रिक्शन आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप ब्लॉक और टेबल के सरफेस को माइक्रोस्कोपिक व्यू देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इनके सरफेस में होती हैं काफ़ी सारी इरेगुलरिटीज़। ये क्या है? ये है टेबल और ये क्या है? ब्लॉक। इसका एक मैं आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखा रही हूँ। ये जो ब्लू पोर्शन है ये क्या है? टेबल का सरफेस, और ये जो ब्राउन आपको दिख रहा है सरफेस, ये क्या है? ये है ब्लॉक का सरफेस। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा माइक्रोस्कोपिक व्यू में, देखने में तो ये बहुत ही, इनकी सरफेस दोनों की ही काफ़ी स्मूथ लग रहे थे, लेकिन जब हमने माइक्रोस्कोप से इनको देखा तो देखो इनके सरफेस पे कितने सारे रिजेस हैं, कितने सारे ग्रूव्स हैं, अनइवननेस है। सिमिलरली ब्लॉक का जो सरफेस है उस पर भी आपको इस तरह की रिजेस दिख रहे होंगे, अनइवननेस दिख रही होंगी, दिख रही है ना? इन्हीं इरेगुलरिटीज़ के कारण तो फ्रिक्शन आता है। अब जैसे ही ये ब्लॉक मूव करेगा टेबल पे तो ये जो इरेगुलरिटीज़ है ना, ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगी? एंटेंगल हो जाएंगी, एक दूसरे में फंस जाएंगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब सरफेसेस आपस में, जब सरफेस की इरेगुलरिटीज़ आपस में फंस रही है, एंटेंगल हो रही है, तो फिर मूवमेंट कैसे हो पाएगा? मोशन कैसे हो पाएगा? तो फ्रिक्शन फोर्स क्यों जनरेट हुआ? क्योंकि सरफेस पे होती है इरेगुलरिटीज़। हमें पता है फ्रिक्शन क्या है? कांटेक्ट फोर्स है। जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में आते हैं तभी फ्रिक्शन लगता है। दो सरफेसेस का एग्जांपल अभी हमने कौन सा लिया है? एक ब्लॉक लिया है और उसके नीचे रखी टेबल ली गई है। हमें देखने पे, ऊपर से देखने में लग रहा था कि टेबल भी बहुत स्मूथ है और ब्लॉक भी बहुत स्मूथ है। तो अगर मुझे इस टेबल को, अभी ये टेबल और उसके ऊपर रखा जो ब्लॉक है वो रेस्ट स्टेट में है, अगर मैं चाहती हूँ कि टेबल के ऊपर मेरा जो ब्लॉक है वो स्लाइड करे, यानी कि मैं चाहती हूँ वो अपनी स्टेट चेंज करे, रेस्ट से मोशन में आ जाए, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पे अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स लगाने के बाद में क्या हुआ?
अकॉर्डिंग टू आइडियल सिचुएशन इस ब्लॉक को जो है ना मूव करते जाना चाहिए था, है ना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? ब्लॉक रुक गया। क्यों रुका? फ्रिक्शन के कारण रुका। फ्रिक्शन किसने लगाया? जिस सरफेस के अक्रॉस वो मूव कर रही थी, यानी कि टेबल के अक्रॉस मूव कर रही थी तो टेबल ने फ्रिक्शन लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि दोनों के ही सरफेस पे थी इरेगुलरिटीज़, जो कि आपस में जैसे ही ब्लॉक स्लाइड करना शुरू किया टेबल के ऊपर, वो हो गई आपस में एंटेंगल, फंस गई, तो फिर वो मोशन उनका नहीं हो पाया। इतना क्लियर है? इसीलिए ये जो ब्लॉक है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक जो है टेबल पे ट्रैवल कर पाई, मूव कर पाई, फ्रिक्शन लग गया तो अल्टीमेटली ब्लॉक जो है वो रुक गया। इतना आपको क्लियर है? अब देखो, फ्रिक्शन जो है वो उसके एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, यानी कि फ्रिक्शन बहुत सारी कंडीशंस में फेवरेबल भी होता है और बहुत सारी कंडीशंस में अनफेवरेबल भी होता है। जैसे हम बात करते हैं किसकी, चलो हम वॉकिंग की ही बात करते हैं, ठीक है। जब हम वॉक करते हैं तो भी फ्रिक्शन एक्सर्ट होता है। कौन करता है? ग्राउंड करता है। कहाँ पे? हमारे मोशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट में। कभी आपने अपने शूज़ या सैंडल्स के सोल को देखा है बाहर की तरफ? उसमें बहुत सारे पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, है ना। इवन नहीं होता, जो सोल होता है शूज़ या सैंडल्स का वो बिल्कुल स्मूथ नहीं होता है, उसमें कुछ तरह की इरेगुलरिटीज़ होती हैं, किसी तरह का जो है ना इस तरह का पैटर्न होता है। ऐसा क्यों होता है? अगर हम चाहते तो शूज़ का जो सोल है वो बिल्कुल स्मूथ हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होती है? रिजेस होती हैं। जैसे आपको यहाँ पे एक शूज़ दिख रहे हैं, शूज़ में देखो स्पाइक्स निकली हुई हैं। ये क्यों निकली हुई हैं स्पाइक्स? ताकि फ्रिक्शन जनरेट हो ग्राउंड पे, हम स्लाइड ना कर जाए, हम स्लिप ना कर जाए। आपने स्केटिंग करी होगी, स्केट्स के जो व्हील्स होते हैं, जैसे ये स्केट्स हैं, उसमें लगे होते हैं व्हील्स। इनके व्हील्स को कभी आप देखना बहुत स्मूथ होते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली जब हम स्केटिंग करते हैं ना तो उस दौरान हम चाहते हैं कि हम ग्राउंड पे स्लाइड करें, बहुत ही स्मूथ मोशन हो, तो इसलिए हम स्केट्स में क्या लगा देते हैं? व्हील्स लगा देते हैं। व्हील्स और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि व्हील्स का सरफेस होता है बहुत ज़्यादा स्मूथ, तो जब हम स्केट्स पहन के स्केटिंग करते हैं तो बहुत ही स्मूथ मोशन होता है, कहीं भी फ्रिक्शन नहीं बहुत कम लगता है फ्रिक्शन। लेकिन अगर हमारे जो नॉर्मल शूज़ जो हमारे डेली वेयर्स होते हैं, अगर उनमें भी इसी तरह के व्हील्स लगा दिए जाएं तो हम कभी वॉक कर ही नहीं पाएंगे, हम कभी दौड़ ही नहीं पाएंगे। हम क्या होगा? हमेशा स्केटिंग ही करते रहेंगे, हम स्लाइडिंग ही करते रहेंगे रोड पे। लेकिन हमें स्लाइडिंग नहीं करनी है, हमें क्या करना है? वॉक करना है। हमें स्लिप होने से बचना है, हमें स्लाइड होने से बचना है। इसके लिए क्या होता है? बहुत सारे इस तरह के इरेगुलरिटीज़ या अनइवन बना देते हैं सोल को, ताकि जब ये शूज़ ग्राउंड पे पड़े तो एक फ्रिक्शन जनरेट हो सके, इसकी वजह से हम रोड पे स्लाइड नहीं करते, हम प्रॉपरली वॉक कर पाते हैं, या हम क्या कर सकते हैं? रनिंग कर सकते हैं। आप एक काम करना, जो आपके सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज्ड जो शूज़ होते हैं या जो सैंडल्स होती हैं, उनको 2 से 3 महीने बाद आप उनके सोल को देखना, ये जो जितने भी ग्रूव्स और जो रिजेस होते हैं ना, ये स्मूथ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उन्हें बार बार पहनते हो, बार बार वो रोड पे क्या होते हैं? कांटेक्ट में आते हैं, फ्रिक्शन लगता है, तो क्या होता है कि वो घिस जाते हैं। जितने भी ग्रूव्स, रिजेस, इरेगुलरिटीज़ जो होती हैं वो बार बार चलने पर, यूज़ होने पर घिस जाती हैं। तो आप फील करोगे, आप ऑब्ज़र्व करोगे कि जब आपके शूज़ या सैंडल्स नए होते हैं उस टाइम पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा लगता है, और जैसे ही वो पुराने होने लगते हैं तो आप जो है ना स्लाइड करने लगते हो। अगर कोई स्मूथ सरफेस पे, टाइल्स या मार्बल्स पे अगर आप चले हो अपने पुराने शूज़ को पहन के, तो आप देखोगे कि आप स्लिप करते हो, ठीक है। सेम यही लॉजिक फॉलो होता है किसमें? कार्स में, ऑटोमोबाइल्स में, टू व्हीलर्स में। जो टायर्स होते हैं, टायर्स में बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? अलग अलग तरह के पैटर्न होते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो कार है या जो भी व्हीकल है वो रोड के ऊपर चले, स्लाइड ना करे। अगर जो व्हील्स हैं, जैसे कि हमने स्केट्स का एग्जांपल लिया था, स्केट्स के जो व्हील्स होते हैं वो बहुत स्मूथ होते हैं। वहीं अगर हम टायर्स की बात करें, ऑटोमोबाइल्स की या व्हीकल्स के टायर्स की बात करें, बहुत सारे उनमें रिजेस होते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जब वो व्हीकल रोड पे चले, ग्राउंड पे चले, तो फ्रिक्शन जनरेट हो, है ना। अगर नहीं होगा तो क्या होगा?
हम स्केट्स की तरह जो है ना स्केटिंग ही करते रह जाएंगे। अगर हमें ब्रेक लगाना होगा तो ब्रेक इजीली लग ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि टायर का सरफेस भी स्मूथ है, ग्राउंड का सरफेस भी स्मूथ है, तो क्या होती जाएगी, कार जो है या जो भी आपका व्हीकल है वो उसके ऊपर स्लाइड करता जाएगा, एक्सीडेंट्स की पॉसिबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि वैसे तो ऑटोमोबाइल के जो टायर्स होते हैं वो नॉर्मल जो इस तरह के हमने व्हील्स लिए हैं उनसे उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी होती है ऑटोमोबाइल्स के टायर्स की, है ना। लेकिन फिर भी जब बहुत ज़्यादा आप अपने ऑटोमोबाइल को, व्हीकल को यूज़ कर लेते हो तो सजेस्ट किया जाता है कि टाइम टू टाइम आप उनके टायर्स को क्या करो, रिप्लेस करो। अगर वो उनके जो ग्रूव्स हैं, रिजेस हैं, अगर वो घिस गए हैं रोड पे चल चल के, तो फिर स्लाइड होने की, एक्सीडेंट्स होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो ये कुछ आप केसेस देख रहे हो जहाँ पे फ्रिक्शन है क्या ज़रूरी। एक और एग्जांपल, मैं इस बोर्ड पे इजीली लिख पा रही हूँ, ज़रा आप मुझे बताओगे कि मैं इस बोर्ड पे इजीली कैसे लिख पा रही हूँ। जब मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ तो दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, एक ये मेरा पेन और ये दूसरा क्या है, मेरा बोर्ड, है ना। दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में आए, यानी कि यहाँ पे भी फ्रिक्शन फोर्स, कांटेक्ट फोर्स लगेगा। कैसे लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, कैसे मैं लिख पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पेन का जो सरफेस है वो भी इरेगुलरिटीज से भरा हुआ है और ये जो बोर्ड है इसका सरफेस भी कैसा है, इरेगुलरिटीज से भरा हुआ है। तो जब मैं बोर्ड पे लिखती हूँ तो इरेगुलरिटीज आपस में एंटेंगल हो जाती है, जिसकी वजह से मैं प्रॉपरली अल्फ़ाबेट्स लिख पा रही हूँ, मैं कोई पैटर्न बना रही हूँ। अगर सरफेसेस स्मूथ होती तो क्या होता, जैसे ही मैं अपने पेन को यहाँ रखती वो नीचे की तरफ स्लाइड कर जाता, तो क्या होता, मैं लिख ही नहीं पाती। कुछ इस तरह का जो है ना हमेशा पैटर्न बनता रहता। तो मैं लिख भी कैसे पा रही हूँ, आप लोग अपनी नोटबुक्स में कैसे लिख पाते हो पेन या पेंसिल से, इसी फ्रिक्शन के कारण। तो यहाँ हमने देखा कि फ्रिक्शन कुछ चीज़ों में हमारे लिए ज़रूरी होता है। वहीं अगर हम बात करें कि फ्रिक्शन बहुत सी चीज़ों में हम बोलते हैं कि अनफेवरेबल भी होता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो, टायर का हमने एग्जाम्पल लिया था, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता है। आपने मैच स्टिक कभी आपने जला के देखी हो मैच बॉक्स से तो आपको पता चलेगा। आप कैसे जलाते हो मैच स्टिक, कैसे इग्नाइट करते हो, मैच बॉक्स लेते हो और वो तीली लेते हो, आप उसमें रब कर देते हो। रब करने के से क्या होता है, मैच बॉक्स और जो मैच स्टिक होती है वो आपस में कांटेक्ट में आते हैं। कांटेक्ट में आने से क्या होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है। फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होती है और क्या होता है, जो मैच स्टिक है वो जल जाती है। तो ये डिसएडवांटेज हो गया फ्रिक्शन का, है ना। फिर दूसरा क्या है, फ्रिक्शन वेयर्स आउट द रबिंग सर्फेसिस, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस नॉइज़। हैवी जो मशीनरीज होती हैं उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जब वो पार्ट्स आपस में काम करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण नॉइज़ पॉल्यूशन भी बहुत होती है। तो यहाँ हमने क्या देखा, फ्रिक्शन के कुछ डिसएडवांटेजेस, फ्रिक्शन के एडवांटेजेस भी हैं, हमारे लिए कुछ चीज़ें फेवरेबल भी हैं फ्रिक्शन से और कुछ कैसी हैं, अनफेवरेबल भी हैं। तो फ्रिक्शन आपको क्लियर हो गया। अब एक और चीज़ है, यहाँ पे दो टाइप के देखो यहाँ पे फ्रिक्शन होते हैं, एक होता है स्टैटिक और एक होता है काइनेटिक। अब इसमें मत जाना कि मैम ये हमारे सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, तो हम क्यों पढ़ें। पढ़ना तो आपको पड़ेगा, है ना। 11th में जब आप जाओगे तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं जो आपको दो वर्ड्स बता रही हूँ, दो टाइप के फ्रिक्शन, स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, ये अभी मैं सिर्फ आपको एक ब्रीफिंग कर रही हूँ मैं आपकी, कि जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो जब आप सुनोगे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, तो आपके दिमाग में बिल्कुल आप ब्लैंक आउट ना हो जाओ कि यार ये क्या होता है, ये कौन सा टाइप का फ्रिक्शन है। एटलीस्ट आपको नाम तो पता ही होना चाहिए। हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपको स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में पता होना चाहिए। अब ये स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे कि अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था टेबल और ब्लॉक का, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो ब्लॉक है ये इस टेबल के ऊपर जो है मूव करे, तो मैंने क्या किया, रेस्ट से मुझे किस में लेके आना है, मोशन में लेके आना है। तो मैं क्या करूँगी, एक फोर्स इस पर एक्सर्ट करूँगी। सपोज़ मैंने फोर्स एक्सर्ट किया है, कौन सा, F। अब जो कि मैं अपने ब्लॉक को रेस्ट से मोशन में लेके आ रही हूँ, तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक लगेगा। कौन सा लगेगा, स्टैटिक। फ्रिक्शन को मैं स्मॉल f से डिनोट करती हूँ, तो फ्रिक्शन फोर्स कौन सा लगेगा भाई, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। वो फ्रिक्शन जो कि एक ऑब्जेक्ट पे तब लगता है जब वो रेस्ट से मूव होना शुरू करती है।
है ना, जब वो रेस्ट से मोशन में आने की कोशिश करती है उस समय जो सरफेस उस पर फ्रिक्शन लगाता है उसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और एक बार हमने इस स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर लिया अपने अप्लाइड फोर्स से, एक्सटर्नल फोर्स से, तो क्या होगा, कंडीशन हो जाएगी अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस कंडीशन होने के कारण क्या होगा, मेरा जो ब्लॉक है वो करने लगेगा मूव। मैंने आपको पहले भी बताया है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में, इसको ज़रा आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एक बच्चे का डाउट था। वो डाउट क्या है वो अभी हम सॉल्व करते हैं। पहले आप ये देख लीजिए, एक स्टेटमेंट जो है ना अपने दिमाग में बिल्कुल हाईलाइट मोड पे रख दीजिए कि कभी भी बैलेंस्ड फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का स्टेट चेंज नहीं कर सकता। अगर वो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन ही रहेगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वो कब अपनी स्टेट चेंज करेगा, जब उसके ऊपर एक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया हो। बैलेंस्ड फोर्स कभी भी स्टेट चेंज नहीं कर सकता। कैसे, अभी हम आपको प्रूव करके बताते हैं। क्या किया मैंने यहाँ पे, मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स F लगाया था, तो जब मेरा ऑब्जेक्ट, मेरा ब्लॉक रेस्ट से मोशन में जा रहा था उस टाइम पे इस टेबल ने जो फ्रिक्शन फोर्स लगाया है उसको हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब एक बार जैसे सपोज स्टैटिक फ्रिक्शन टेबल ने लगाया है कितना, 2 न्यूटन। अभी हम स्टैटिक फ्रिक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट ये 2 वर्ड्स पता होने चाहिए। अब स्टैटिक फ्रिक्शन को कैसे निकालते हैं, क्या उसका फॉर्मूला है, वो अभी हम नहीं देखेंगे। अभी हमने क्या बोला कि स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब हम एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लेके आते हैं तो जो सरफेस है जिसके अक्रॉस ऑफ मोशन करा रहे हो वो सरफेस क्या एक्सर्ट करेगा, फ्रिक्शन, वो भी कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन सपोज यहाँ पे कितना लगा है, 2N लगा है। आपने यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स है वो लगाया था कितना, 1N, 1 न्यूटन, यानी कि जो आपने फोर्स अप्लाई किया था उसका मैग्नीट्यूड था केवल 1 न्यूटन, और जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगा है वो कितना था, 2 न्यूटन। अब क्या हुआ, अब जब आप उसको पुश करोगे तो क्या ये पुश हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि दूसरे साइड से उस पर डबल फोर्स अप्लाई हो रहा है, डबल फ्रिक्शन जो है ना आपको मिल रही है। तो आप क्या करोगे, आप जो अपना अप्लाइड फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा दोगे। कितना कर दिया आपने, सपोज 3 कर दिया, पहले 1 था अब आपने 3 कर दिया। अब आप यहाँ पे देखो ये कंडीशन क्या हुई, या अब ये कंडीशन अनबैलेंस्ड हो गई ना। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फोर्स अब लग रहा है 3 न्यूटन, लेकिन जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन था वो कितना लग रहा था, केवल 2 न्यूटन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन को आपने ओवरकम कर लिया अपने अप्लाइड फोर्स से। अब क्या होगा, अब आपका जो ब्लॉक है वो क्या करने लगेगा, स्लाइड करने लगेगा, मूव करने लगेगा। तो जब जैसे ही ऑब्जेक्ट, जैसे ही आपका ब्लॉक रेस्ट से मोशन में आ गया तो समझ लेना कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है, वो काम करने, उसका काम हो गया। ठीक है, उसका काम हो गया। जैसे ही आपका ब्लॉक स्लाइड करने लगा स्टैटिक फ्रिक्शन का काम हो गया ख़त्म। अब स्टैटिक फ्रिक्शन काम नहीं करेगा, लेकिन जब वो मूव कर रहा है ब्लॉक तो क्या कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, अब लगेगा हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। एक बार ब्लॉक ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, स्टैटिक फ्रिक्शन को आपने ओवरकम कर लिया, अब स्टैटिक फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। अब कौन करेगा, अब करेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कौन सा फोर्स है, ये वो फ्रिक्शन फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट पे तब लगता है जब वो किसी सरफेस के अक्रॉस मूव करता है। इतना क्लियर हो गया आपको, स्टैटिक समझ में आ गया, काइनेटिक समझ में आ गया। अब एक बच्चे का डाउट था, बच्चे का डाउट ये था कि मैम अगर आपने बोला है कि बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स होता है केवल वही स्टेट चेंज कर सकता है, तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए कि अगर एक टेबल है उसके ऊपर रखा है ब्लॉक, उस पर हमने लगाया है 5 न्यूटन का फोर्स, अप्लाइड फोर्स, और दूसरे तरफ हमने फोर्स लगाया तो ये ब्लॉक जो है ना मूव करने लगा। दूसरी तरफ से भी जब वो मूव कर रहा था तो हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। तो अब क्या हो गया, कंडीशन बैलेंस हो गई, यहाँ से भी 5 न्यूटन का फोर्स, यहाँ से भी 5 न्यूटन का फोर्स, तो ये बैलेंस कंडीशन हो गई। उस हिसाब से तो ब्लॉक को रुक जाना चाहिए, यानी कि इस केस में बैलेंस्ड फोर्स ने स्टेट चेंज कर दिया। पहले ब्लॉक रेस्ट पे था, मैंने उसको मूव करने के लिए 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, 5 न्यूटन के फोर्स के साथ वो ऑब्जेक्ट चल रहा है। फिर क्या हुआ, उस ऑब्जेक्ट पे, उस ब्लॉक पे मैंने दूसरी तरफ से भी कितना लगा दिया फोर्स, 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। तो ये हो गई कंडीशन बैलेंस्ड। उस हिसाब से तो ब्लॉक को रुक जाना चाहिए, यानी कि बैलेंस्ड फोर्स ने स्टेट चेंज कर दी। स्टेट कैसे चेंज करी, ब्लॉक मूव कर रहा था, वहाँ से 5 न्यूटन का फोर्स लग गया, कंडीशन बैलेंस्ड हो गई तो ब्लॉक रुक गया।
ये तो उल्टा हो गया, यहाँ तो बैलेंस फोर्स ने जो है ना स्टेट चेंज कर दिया। लेकिन अभी अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, फ्रिक्शन पढ़ाया। फ्रिक्शन स्टैटिक और काइनेटिक लगाया। जब मैं ब्लॉक को मूव करना स्टार्ट कर रही थी तब कौन सा फ्रिक्शन लगा था, स्टैटिक फ्रिक्शन। एक बार मैंने अपने फोर्स से स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर लिया, अपने अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया स्टैटिक फ्रिक्शन के से, तो क्या हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करके मेरा जो ब्लॉक है वो मूव करने लगा। ठीक है, और अभी भी मैं उसको 5 न्यूटन के फोर्स से ही क्या कर रही हूँ, मूव कर रही हूँ। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है तो कौन सा फ्रिक्शन लगने लगता है बच्चों, तो उस पर लगता है कौन सा, काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, उसका काम हो गया, अब कौन सा लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, टूवर्ड्स लेफ्ट। आपका ब्लॉक कहाँ जा रहा है, टूवर्ड्स राइट। अब इसके बाद में आपने क्या किया, एक 5 न्यूटन का फोर्स आपने एक और लगा दिया, कहाँ, टूवर्ड्स लेफ्ट। क्यों, क्योंकि आपको ब्लॉक को रोकना था। सपोज स्टैटिक जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू मैंने मान ली कितनी, 3, और यहाँ तो मैंने आपको बताया ही है कितना लग रहा है, 5। अब ज़रा मैं आपसे बोलूँ कि ज़रा रिजल्टेंट फोर्स मुझे कैलकुलेट करके बताइए, तो आप क्या बोलोगे, टूवर्ड्स राइट जब हम जाते हैं तो फोर्स हम कितना लेते हैं, प्लस लेते हैं, +5 में लेते हैं। टूवर्ड्स लेफ्ट जब हम जाते हैं तो फोर्स की वैल्यू कितनी लेते हैं, हम नेगेटिव में लेते हैं, तो -3 + -3 कितना हो जाएगा, -8। रिजल्टेंट फोर्स निकालो, जितने भी बॉडी पे फोर्स लग रहे हैं उन सबको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 5 - 8 = -3। जो रिजल्टेंट फोर्स है क्या उसकी वैल्यू 0 आई है। बैलेंस फोर्स सिस्टम में कंडीशन क्या थी कि रिजल्टेंट फोर्स वैल्यू होती है 0, और अनबैलेंस में क्या थी, रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू होगी नॉन ज़ीरो। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू है क्या वो 0 आई है, नहीं, कितनी आई है, -3 आई है, यानी कि 0 नहीं आएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा सिस्टम है वो अभी कैसा है, अनबैलेंस्ड है। क्यों, अब ये डाउट आना बहुत ही ऑब्वियस था। आई एम हैप्पी कि ये डाउट आया। क्यों, क्योंकि मुझे अच्छा लगा कि मैंने पढ़ाया, आपने उस चीज़ को पढ़ा, आपको समझ में नहीं आया, डाउट आया। डाउट तभी आता है जब आप चीज़ों को पढ़ते हो, बिना पढ़े तो डाउट आएगा नहीं, है ना। तो आई एम हैप्पी कि ये डाउट आया। डाउट इसलिए आया क्योंकि अभी तक हमने फ्रिक्शन पढ़ा ही नहीं था। आज हमने फ्रिक्शन पढ़ा तो इस डाउट को आई होप मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया होगा कि अगर मेरा ब्लॉक किसी सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है, स्लाइड कर रहा है एक पर्टिकुलर फोर्स के साथ, तो उसके ऊपर जो सरफेस है उसके मोशन के अपोज में एक फ्रिक्शन लगाएगी, फोर्स लगाएगी, जिसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, कौन सा होगा वो फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। और वहीं अगर मैंने एक दूसरा 5 न्यूटन का फोर्स भी लगा दिया ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो जब मैं इसकी रिजल्टेंट फोर्स निकालूंगी इस पूरे सिस्टम की, तो मैं ये देखूंगी कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो नॉन जीरो आया है, मतलब कोई वैल्यू लेकर के आया है, यानी कि जो सिस्टम है ये बैलेंस्ड सिस्टम नहीं है, इसीलिए मेरा ब्लॉक रुक जाएगा। अभी तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा था, काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ा ही नहीं था। तो आपको तो ये समझ में आएगा कि यहाँ से 5 न्यूटन का फोर्स, यहाँ से 5 न्यूटन का फोर्स, बैलेंस फोर्स ने स्टेट चेंज कर दी। लेकिन अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये नीचे काइनेटिक फ्रिक्शन छुपा हुआ था, जिसके कारण ये कंडीशन, ये सिस्टम जो है वो हो गया अनबैलेंस्ड। तो अब आपको बात समझ में आई कि बैलेंस फोर्स कभी किसी सब ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज नहीं करेगा, हमेशा अनबैलेंस फोर्स है जो कि स्टेट को चेंज करता है। इतना क्लियर है आप सबको। आई होप बच्चे अब आपका डाउट हो गया होगा क्लियर, अच्छी तरीके से मैंने समझा दिया है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक जो है फ्रिक्शन वो कवर होता है, और डाउट भी मैंने क्लियर कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम फिर से एनसीईआरटी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। अब एक नज़र उन कोर्सेज और उन सिलेबस पे क्लास 4th to क्लास 12th जिनका कंटेंट है रेडी, वीडियोज़ हैं आप तक अवेलेबल, तो जाइए उन्हें देखिए, अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखिए मैग्नेट प्रिंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।